गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह। जैसा कि हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, मध्य प्रदेश की जो सामान्य जानकारियां हैं वो हम आपको दे चुके हैं, जिससे अपन ने फर्स्ट पार्ट बनाया था। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं, उन्हें कब राजकीय चिन्ह घोषित किया गया और उनके बारे में बहुत कुछ अपन बात करेंगे। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता देते हैं कि कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको सेल्फ नोट्स तैयार करने ही करने हैं, तो आप सेल्फ नोट्स पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि जैसा कि कल आपने बोला था कि पीडीएफ फाइल दे दें सर, तो पीडीएफ फाइल एक सॉल्यूशन नहीं है। जितना अच्छा आप अपने सेल्फ नोट्स से स्टडी कर सकते हो, पीडीएफ फाइल से नहीं कर पाओगे, है ना। तो और जैसा कि आपने भी एक कल क्रॉस क्वेश्चन किया था, बोले सर पीडीएफ फाइल अगर आप प्रोवाइड करा देंगे तो हम उससे ज़्यादा बेटर तरीके से घर पे पढ़ पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से मेरा जो लक्ष्य है वो ये रहता है कि मेरी वीडियो आपको देखते ही देखते कंप्लीट याद होनी चाहिए। इसके बाद आपको रिवीजन टाइम भी मैं देता हूँ, बाकायदा वीकली मैंने टेस्ट भी आपके लिए बना रखे हैं, टेस्ट भी मैं आपको वीकली दे रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो टॉपिक मैं क्लियर करा रहा हूँ उसके बाद आपको रिवीजन की भी आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट याद कराना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में, राइट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ठीक है, तो आज हमने बात की है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सबसे पहले अपना आता है राजकीय पुष्प। ये राजकीय पुष्प के अपन बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ इसकी उपलब्धता है और इसे कब घोषित किया गया, राइट। तो सबसे पहले अपन जानकारी लेंगे कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है अपना सफ़ेद लिली, जो बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर है, देखने में काफ़ी सुंदर और सुशील लगता है। इसे अपना राजकीय पुष्प घोषित 1985 में किया गया, राइट। उसके बाद ये देखेंगे कि ये इसको जो अपने जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है उनके बीच में जो सूर्य कि जो वर्ष में सिर्फ एक बार जो है वहाँ पर जो सिर के ऊपर अपने सूर्य रहता है, तो वहाँ जो जलवायु है वो काफ़ी गर्म अवस्था में रहती है। तो वहाँ ऐसे क्षेत्रों में इसकी प्राथमिकता है कि ये ऐसे क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे उपलब्धता, लगभग इसकी मध्य प्रदेश के कहीं भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको उपलब्ध हो जाता है। इसका कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं है। जैसा कि अपन कहते हैं कि बीहड़ में ये चीज़ें पाई जाती हैं, या हो सकता है ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, ऐसा इसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है। मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान में किसी भी जगह आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता देखिए औषधीय गुण है इसके अंदर एक, मतलब कि इस फूल को या उस पुष्प को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो क्या बताया मैंने, मध्य प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है वो अपना सफ़ेद लिली है, जिसे 1985 में घोषित किया गया था। उसके बाद ये गर्म जलवायु क्षेत्र में अधिकतर पाने की संभावना रहती है और लगभग ये हर जगह अपन को मिल जाएगा और इसकी उपलब्धता है, औषधीय गुण इसके अंदर पाया जाता है, अतः इसको औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश में राजकीय पक्षी। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो देखेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में अपन अगर देखें तो इसके कई नामों से इसे पुकारा जाता है। जैसा कि पहले आपने देखा होगा दूधराज के नाम से जाना जाता है, उसके बाद इसे पैराडाइज फ्लाईकैचर के नाम से भी जाना जाता है, और ये साहब बुलबुल के भी नाम से जाना जाता है। बुलबुल वही मूवी वाली बुलबुल नहीं है, ये एक इसका नाम है जिसे लोग अपने क्षेत्र में या क्षेत्र वाइज जो नाम रखा गया है एरिया वाइज, वो इसका साहब बुलबुल है, राइट। ये इसके साइंटिफिक नेम हैं और ये मैंने आपको साइंटिफिक नेम लगभग प्रत्येक के लिख रखे हैं, जिन्हें आप एक नॉलेज के लिए रख सकते हैं। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपसे ये पूछे जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रत्येक एग्जाम में लगभग इनके ये हिंदी नेम हैं वही पूछे जाएंगे। उसके बाद ये आता है अपना जो मुख्य क्षेत्र है इसका, वो कहाँ पाया जाएगा, ये उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में ज़्यादातर पाया जाता है, राइट। जैसे कि मालवा का जो पठार है, मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ ये लगभग ज़्यादा पाया जाता है। इसकी उपलब्धता सबसे ज़्यादा देखिए, एक तो सैलाना
और एक ये सुंदरपुर, इन 2 अभ्यारण्यों में इसकी उपलब्धता पाई जाती है। जैसा कि इन अभ्यारण्यों में इसको देखने को मतलब देखने को मिल जाता है। तो ये अपने जो हैं, ये जो सैलाना अभ्यारण्य है वो अपना रतलाम के पास है, और उसके बाद जो सुंदरपुर है अपना, वो अपना धार के पास में है। ये दोनों अभ्यारण्यों में अपन को ये जो राजकीय जो पक्षी है अपना दूधराज, शाहबुलबुल, ये अपन को इन जगहों पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अपने सेकंड जो क्वेश्चंस पढ़ा वो था अपना राजकीय पक्षी, जिसे अपन शाहबुलबुल, पैराडाई फ्लाईकेचर और दूधराज के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, मध्य प्रदेश के केवल, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे राजकीय पशु के बारे में, राइट। अपना राजकीय पशु क्या है, आप बताइए, आप गैस करिए राजकीय जो पशु है वो अपना क्या है। तो राजकीय पशु अपना होता है बारहसिंगा। इसके नाम से ही इसका जो अर्थ है वो झलक रहा है। जैसे बारहसिंगा और बोले तो 12 सींगों वाला, सिंघा मतलब सींग और 12 मतलब ये काउंटिंग 1 2 3 12, तो ये बारहसिंगा इसके नाम से ही उसका उच्चारण हो रहा है कि बारहसिंगा। अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो यदि आपके सामने कोई ज़्यादा सींगों वाला जानवर आ जाए तो सबसे पहले आप अनुमान लगाएंगे कि ये बारहसिंगा तो नहीं है, क्योंकि हमने राजकीय पशु के बारे में पढ़ा था जिसमें बारहसिंगा पढ़ाया गया था। तो ये बारहसिंगा वही तो नहीं है, तो ये आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा ही अपन ये देखेंगे, तो ये राजकीय पशु है वो अपना कौन सा होता है, बारहसिंगा, राइट। एंटेलोप इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है। ये कौन सी प्रजाति का होता है। अच्छा, एक आपने देखा होगा, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं, इनकी अलग अलग प्रजाति होती है। तो ये जो अपना बारहसिंगा है वो एक ब्रेडरी नाम की जो प्रजाति है उस प्रजाति का पाया जाता है। ये जो बारहसिंगा है वो कौन सी जाति का है, ब्रेडरी जाति का। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है इसका कि जो बारहसिंगा है वो किस जाति का है। तो जो बारहसिंगा है वो अपना कौन सी जाति का है, ये अपना ब्रेडरी जाति का है, राइट। और ये मुख्य क्षेत्र क्या है इसका, बारहसिंगा अपन को कहाँ देखने के लिए लगभग मिल जाएगा, तो ये अपन को कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा जो नेशनल पार्क है वहाँ अपन को ये मिल जाएगा। एक बात और मैं बता दूं कि जो कान्हा नेशनल पार्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्क है मध्य प्रदेश की। चाहे किसी भी परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पार्क है ये भी अपना कान्हा नेशनल पार्क है। तो ये अपन को एक क्वेश्चन यहाँ से भी अपना क्लियर हो जाता है। जैसा कि ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर का आंसर पूछा जाता है मध्य प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो तो वहाँ ये आपको पूछा जाएगा। तो उसमें आपका कौन सा नेशनल पार्क है अपना, ये कान्हा नेशनल पार्क। और बारहसिंगा का जो मुख्य पार्क है वो भी यही है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर करता है, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है, मध्य प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वो अपना कौन सा है। आपने कल क्रॉस क्वेश्चन किया था, तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है। जैसा कि आपने कल भी जो बुक्स है PDF है उसे आप देख रहे थे, उसमें भी आपने पढ़े होंगे। इसका आंसर प्लीज़ आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अपना है बरगद। आपके आसपास, आपके गांव में, आपके आसपास कई क्षेत्रों में आपने ये बरगद का पेड़ देखा होगा। अच्छा, एक बात और, बरगद का पेड़ आपने अगर नहीं भी देखा है तो आप एक उसका अनुमान लगा सकते हैं, जो बहुत एरिया में फैला रहता है और उसकी जड़ें ऊपर से लटकती हैं, जड़ें ऊपर से लटकती हैं और इसकी जड़ें नीचे भी काफ़ी एरिया में फैल जाती हैं और काफ़ी बड़े बड़े इसके पत्ते होते हैं। बरगद का पेड़ है, जैसा कि वीडियो के अंत में आपको ये सारे जो चिन्ह हैं राजकीय वो आपको सारे देखने को मिलेंगे और इनकी जो डिटेल्स है वो आपको सारी देखने को मिलेगी। फिलहाल अपन फोकस करते हैं बरगद, राइट। इसे बट वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है। इसे बनियान ट्री भी कहा जाता है। इसे कौन सा, बनियान ट्री भी कहा जाता है। ये देखिए, इसको क्या कहा जाता है, बनियान ट्री। इसको बनियान ट्री के नाम से भी जाना जाता है, राइट। इसकी उपयोगिता क्या है, बरगद के पेड़ की उपयोगिता क्या है। हर चीज़ का, हर वस्तु का कोई ना कोई उपयोग जरूर होता है, लेकिन उसे उपयोग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो देखिए, ये औषधीय गुण पाया जाता है इसके बरगद के अंदर। कौन सा गुण पाया जाता है, औषधीय गुण। ये देखिए, एवं सबसे महत्वपूर्ण, भारत देश में अधिकतर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धार्मिक गुण भी इसके अंदर पाया जाता है। मतलब भारत देश में सबसे ज़्यादा जो धार्मिक प्रथाएं हैं, सबसे ज़्यादा वो ऑल कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा भारत देश में मनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो बट वृक्ष है उसे धार्मिक रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। ये आप लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ में डिस्कस कर सकते हैं कि बरगद की जो पूजा है वो साल में एक बार की जाती है। और ऐसा अपने आसपास के क्षेत्रों में आपने कई बार देखा भी होगा कि बट वृक्ष की लोग पूजा करने आते हैं। तो ये एक साल में ऐसा दिन, कोई अमावस्या ऐसा कुछ आता है जिसमें आप देख सकते हैं कि बरगद के पेड़ की लगभग लोग, जो लेडीज़ हैं वो पूजा करती हैं, राइट। उसके बाद
इसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य बिंदु है, इस मुख्य बिंदु को अपन ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन को तैयार करता है। जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय जो पशु है, बताइए आप क्या है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु? जस्ट अभी आपने पढ़ा है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंगों वाला, 12 सिंगा ब्रीडरी जाति का ये क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ये देखिए, ये आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था, जस्ट आप 2 मिनट में इसे भूल चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी, ये 2 और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, इन तीनों को मान्यता, इन मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ, वर्षगांठ तो आप जानते ही होंगे, वर्षगांठ नहीं समझते? मैं बताता हूँ, देखिए वर्षगांठ होता है किसी के जन्मोत्सव, जैसे किसी का दूसरी वर्षगांठ मतलब वो 2 साल का हो चुका है, तीसरी वर्षगांठ मतलब वो 3 साल का हो चुका है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर और 1981 में इसको मुख्य बिंदु में ये पशु को, इनको तीनों को जो है मान्यता दी गई थी कि ये हमारे राजकीय पशु रहेगा, ये राजकीय पक्षी रहेगा और ये राजकीय वृक्ष रहेगा। इसे कब दी गई थी ये मान्यता? 1 नवंबर को। इस डेट को आप अच्छी तरह याद रखें क्योंकि ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछ ली जाएगी। हालांकि मैं वीकली आपका जो टेस्ट होता है उसमें भी आप अपना फोकस कर सकते हैं और उसकी जो तैयारी है वो आपको क्लास से हटकर नहीं करनी है। क्लास में इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है कि आप टेस्ट को ऑलरेडी क्वालिफाइड, 1-2 बार ये जो लड़की है, ये क्या नाम है इसका, शिवानी करके, ये इसको टेस्ट को कई बार क्वालिफाइड कर चुकी है। ये तो आपने देखा ही क्योंकि वीडियो के माध्यम से सारा टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप जो है इतना फोकस रखें वीडियो पर कि आपकी जो वीडियो है 10 मिनट की, 15 मिनट की जो क्लास है, उस क्लास में आप जो है जो सारे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप क्लास में ही फ्री करके जाएं, राइट। तो आज ये वाली जो मुख्य बिंदु है आप इसे विशेष तौर से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, राजकीय नृत्य के बारे में। आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स हैं, मूवी हैं, या जो अलग अलग क्षेत्र की जो प्रथाएं हैं, संस्कृति हैं, वो प्रत्येक क्षेत्र की अलग है। संस्कृति जो होती है वो किसी भी क्षेत्र की एक जैसी नहीं होती है। आपने देखा होगा केरल में कोई त्यौहार मनाया जाता है, कोई अपने मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। कुछ त्यौहार ऐसे हैं, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिसे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, उसे उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाएगा। तो ये अपनी अपनी धार्मिक संस्कृतियाँ हैं, तो जिसके यहाँ जैसी मान्यता है उसके यहाँ वैसी संस्कृति का पालन किया जाता है। तो ऐसे ही अपना एक होता है राजकीय नृत्य बनाया गया। तो देखिए राजकीय नृत्य कब बना, कैसे, क्या, ये इसके बारे में अपन डिटेल्स देखेंगे। तो राजकीय जो नृत्य है वो राई है। ये राई कैसा नृत्य होता है इसका फोटो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है अंत तक आप देखें और आप लोग भी, मैं आपसे भी यही बोल रहा हूँ कि आप लास्ट तक आप अपनी क्लास में और थोड़ा सा फोकस बनाए रखें क्योंकि लास्ट में हम आपको इसके जो फिगर हैं, इसके जो चित्र हैं जिनके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, राजकीय नृत्य कौन सा है, तो ये आप लास्ट में आपको देखने को इनके जो चित्र हैं वो मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन राजकीय जो नृत्य है वो अपना राई है। इसका मुख्य क्षेत्र बुंदेलखंड है, मतलब कि राजकीय जो नृत्य है वो किस क्षेत्र का जो नृत्य है वो बुंदेलखंड साइड का नृत्य है, राइट। उसकी विशेषता क्या है कि ये जो है जैसे अपने यहाँ प्रत्येक शुभ अवसर पर एक प्रोग्राम है, या जैसे 15 अगस्त का त्यौहार है, सभी लोग मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस है भारत देश का, तो लगभग सभी लोग मनाते हैं, पूरे भारत देश में एक साथ मनाया जाता है। तो वहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं, तो वहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय या माननीय मंत्रीगण वगैरह उपस्थित होते हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आपकी नज़र में होते होंगे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और प्रत्येक स्टेट के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम आम बात है क्योंकि भारत देश का स्वतंत्रता दिवस है। तो ऐसे ही बुंदेलखंड में जहाँ पर ये राई नृत्य है वहाँ का फेमस है, तो वहाँ बुंदेलखंड में इसका ज़्यादा बहुत प्रचलन है। क्यों? वहाँ कोई भी शुभ अवसर आया, प्रत्येक शुभ अवसर आया उस पर ये राई नृत्य अवश्य किया जाएगा, राइट। इसकी विशेषता क्या हो गई, शुभ अवसर पर इस राई नृत्य को किया जाएगा, राइट। अब इस राई नृत्य को करता कौन है? राई नृत्य हो गया, आपने बोल दिया हाँ हो गया, क्षेत्र आपने डिसाइड कर लिया कि राई जो नृत्य है वो बुंदेलखंड साइड प्रत्येक शुभ अवसर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है आप बताइए? बुंदेलखंड में ये शुभ अवसरों पर जितने भी शुभ काम है वहाँ ये किया जाएगा। इसमें अदाकार कौन होते हैं? अदाकार का अर्थ होता है इस राई नृत्य को कौन करता है, तो 2 लोग, या तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों मिलके भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, समझ में आ रहा है ना बेदानी का अर्थ क्या है? बेदानी का अर्थ है गर्ल्स, लेडीज़, लड़कियां जो भी हैं, ये सब
वेदानी हैं, जिन्हें वहाँ वेदानी बोला जाता है। उसके बाद विदूषक बोला जाता है बॉयज़, मतलब मेल्स। मेल्स को क्या बोला जाता है? विदूषक। तो ये लोग मिलके राई नृत्य करते हैं। उसके बाद अपना आता है राजकीय नाट्य। नाट्य का क्या अर्थ है भाई, आप बताओ? नाट्य का अर्थ है नाटक, जिसे इंग्लिश में ड्रामा बोला जाता है। आप लोगों ने कई बार अपने दोस्तों बोलता है रोने लगा, बोले ड्रामा कर रहा है, तो उसको नाटक कर रहा है, नाटक। तो इसी प्रकार से आप लोग सीरियल आता है, आपने मूवियाँ देखी हैं, और जो सीरियल्स आते हैं उन्हें अगर सही भाषा में बोला है वो नाटक होता है। इसी प्रकार अपन नाट्य की बात करेंगे, ये होता है नाटक। तो वहाँ पे जो राजकीय मतलब अपना जो नाट्य है वो है अपना माच, राइट। ये अपना कौन सा है? माच। उसके बाद अपन बात करेंगे राजकीय फल। राजकीय फल कौन सा होता है, आप बताइए? एनीवन? नो? सुनिए, यस, करेक्ट। अपना क्या है? राजकीय जो फल है वो क्या है? आम है। बिल्कुल, राष्ट्रीय और राजकीय दोनों फल आम हैं। इस बात को आप नोट करके रखें, क्योंकि काफ़ी बच्चों के क्रॉस क्वेश्चंस रहते हैं, राजकीय और राष्ट्रीय फल क्या है, अलग अलग है। नहीं, ये दोनों ही फल क्या हैं? मैंगो। अभी अभी सीजन निकला है, काफ़ी खाए होंगे। अच्छे से याद रखो इस बात को कि राजकीय और राष्ट्रीय जो फल है वो अपना क्या है? ये आम है, राइट, मैंगोज, राइट। उसके बाद देखेंगे, अभी अपना एक टॉपिक ये था चल रहा था राजकीय नाट्य के बारे में अपन ने बात की थी। तो आप बताइए राजकीय जो नाट्य है वो अधिकतर किस क्षेत्र में किया जाता है? कहाँ, कौन सा क्षेत्र इसका ज़्यादा फेमस है? किसी को पता है? किसी को भी? चलिए देखिए, वेरी गुड, अच्छा है, आपको पता है। देखिए आप लोग इधर देखेंगे, ये मुख्य क्षेत्र है इसका मालवा क्षेत्र, जो उज्जैन मुख्यतः, मालवा क्षेत्र में भी एक क्षेत्र है उज्जैन, यहाँ मुख्यतः इसको अप्लाई किया जाता है। जैसे कि ये जो नाटक आजकल आपने देखा होगा, या आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे स्कूल्स में, जब आपके यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता था स्कूल्स में, बाल सभाएँ होती थी, और इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे, इन पे जो बच्चों के नाट्य होते थे, कोई दरोगा बनने का नाटक करता था, तो कोई एक नाटक का जो प्रदर्शन होता था, अपने यहाँ गेस्ट, चीफ गेस्ट आते थे, उनका जो प्रदर्शन करते थे, नाटक करते थे, तो वही अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग नाट्य है। तो इनका भी एक होता था, उज्जैन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता था ये माच। और इसके बारे में जो डिटेल्स है, इसका जो फिगर है, किस तरीके से किया जाता था, वो आपको अंत में देखने के लिए मिलेगा। अभी आप क्लास पर फोकस करें। इसकी विशेषता क्या है? ये जो नाटक है माच, इसकी विशेषता क्या है? प्राचीन संस्कृतियों में और पौराणिक कथाओं पर किया गया है। हमेशा से याद रखना, जो ये नाटक है माच, इसे प्राचीन संस्कृति, पुरानी जो अपने रीति रिवाज हैं उन पे, और पौराणिक कथाएं उन पर किया जाता है। आजकल आपने मूवियाँ देख रहे हो, तो वो जो मूवियाँ हैं वो आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग बन रही हैं। पुरानी मूवियाँ बनती थी वो पुरानी जनरेशन को देखते बनती थी। कुछ आपने देखा है, अभी लास्ट टाइम आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, आपको लास्ट टाइम देखने मिले। उसमें क्या दर्शाया गया है? राजा महाराजाएं किस तरीके से युद्ध करते थे, जीत हासिल कैसे होती थी, मतलब जो बंदा हार जाता था, जो राजा महाराजा पराजित हो जाते थे, तो उनके साथ क्या सलूट होता था, वो अपनी कितनी रियासत हार जाते थे। तो ये सारी जानकारी आपको बाजीराव मस्तानी मूवी को एक बार आप मेरे कहने से देख लेना, आपको पुरानी संस्कृतियाँ याद आ जाएंगी वापस। और भी कई ऐसी मूवियाँ हैं, लेकिन आप मूवियों में से नेगेटिविटी कलेक्ट करते हो, आप उसमें से पॉजिटिव पॉइंट कलेक्ट करके देखो, तो आपको मूवियाँ भी बहुत कुछ सिखाती हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे राजकीय खेल। अब अपना राजकीय खेल कौन सा है? अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग खेल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूपी अलग, मध्य प्रदेश में आप अलग खेल देखेंगे। अगर आप केरल साइड, बिहार साइड चले गए, कोलकाता चेन्नई साइड चले गए, तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग खेल होते हैं। तो अपने अपने खेल में जो सबसे ज़्यादा जो फेमस हो जाता है, या उसका पुरानी कथाओं से कोई संबंध है, तो उसे अपना राजकीय खेल घोषित कर दिया जाता है। जिस प्रकार अपना मलखंभ है, इसे 10 अप्रैल 2013 को मंजूरी दी गई थी मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बनाने के लिए, राइट। उसके बाद इसकी जो अकेडमी है, पर्सनल देखेंगे आप, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मलखंभ की जो अकेडमी है वो देखिए, सबसे ये कहाँ पर है? अपनी उज्जैन में, राइट। मलखंभ जो खेल है उसकी जो अकेडमी है वो कहाँ पर है? उज्जैन में, राइट। उसके बाद इसमें पुरस्कार भी रहता है, प्रवास जोशी पुरस्कार इसमें खेल में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रवास जोशी। उसके बाद पहली बार ये प्रवास जोशी पुरस्कार किसको दिया गया था? आप में से कोई बता सकता है? किसी को आंसर पता है इसका? बताइए आप। तो ये देखिए, पहली बार जिस बंदे को राजकीय पुरस्कार मिला था खेल में, तो वो मिला था अजय वक्तारिया को, राइट। और इसमें एक पुरस्कार में गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब तक दे देती है। आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, और इसमें 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, राइट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, राजकीय मछली। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग बहुत गहराई से पढ़ें थोड़ा सा, और मैं आपसे यही कहूँगा कि जो मैंने डिटेल्स आपको पढ़ाई है आप उसे थोड़ा सा फोकस करके पढ़ें, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं या आप परीक्षा दे चुके हैं तो आपको अच्छे से अनुभव भी है। आप लोगों ने तो कई बार परीक्षाएं दी हैं, आप लोग कई बार दे चुके हो, तो आपने तो अच्छे से पता किया होगा कि इनमें से लगभग जो राजकीय चिन्ह हैं उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं। तो आप, हालांकि डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर वो कहीं ना कहीं आपको सेटलमेंट यहाँ बना दिया जाता है कि राजकीय जो चिन्ह हैं उनसे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आने वाला है, उसमें से तो 100% एक क्वेश्चन पूछा जाना है। उसके बाद राजकीय जो मछली है वो है अपनी महासीर। राजकीय मछली है वो महासीर है। इसका क्षेत्रीय लोगों के द्वारा नाम भी है, टोर टोर मछली भी इसे कहा जाता है, राइट। क्षेत्रीय लोग हैं अपना नाम रख लेते हैं, अलग अलग जानवरों के नाम लोग अलग अलग रख देते हैं, इंसानों तक के नाम लोग बदल देते हैं। ये तो चलो मछली है, इसका नाम तो जाहिर सी बात है कि अलग क्षेत्र के लोग बदल ही देंगे। उसके बाद अपन इसे कहेंगे टाइगर ऑफ रिवर, मतलब कि नदियों का चीता। नदियों का चीता किसे कहा जाता है भाई? महासीर मछली को, राइट। उसके बाद इसे 2011 में महासीर को राजकीय मछली घोषित किया गया था। उसकी उपलब्धता देखिए, सबसे पहले चंबल क्षेत्र में, चंबल नदी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, बेतवा नदी में, उसके बाद नर्मदा नदी जिसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है उस नदियों में भी, और उसके बाद तवा नदी में, इनमें भी इस महासीर की उपलब्धता पाई जाती है, राइट। उसके बाद एक छोटा सा फैक्ट है जिसे आप थोड़ा सा गौर से देखें, क्योंकि मुझे लगता है इसमें से एक क्वेश्चन आपको लगभग पूछा ही जाएगा, देख लें आप। 2018 में खंडवा में महासीर और जो है कलर फिश सेंटर की स्थापना की गई। कब? 2018 में महासीर और कलर फिश सेंटर, जहाँ पर आपने कलरफुल मछलियाँ देखी होंगी, उनका एक स्टोर करने की जिसे जगह बोलते हैं, जो सेंटर है, तो वहाँ पर स्थापना इसकी की गई 2018 में। किसके थ्रू? ये अपन थोड़ा सा देखेंगे। IUCN ने 2009 में, किसने? IUCN एक संस्था है जिसने 2009 में महासीर को विलुप्त प्रजाति में घोषित कर दिया। मतलब IUCN एक संस्था है जो मछलियों, इनके बारे में एक संग्रह, उनका जो ग्रुप होता है वो ग्रुप है जिसने महासीर को विलुप्त घोषित कर दिया है। और विलुप्त का अर्थ ये होता है कि लगभग काफ़ी समय से देखी नहीं गई हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हों, छुपी हों, किसी की नज़र में नहीं आई हैं, तो उन्होंने इसे विलुप्त घोषित कर दिया है, राइट। IUCN एक संस्था है जिसे अपन फुल फॉर्म भी मैंने आपको लिख रखी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। ये इसकी फुल फॉर्म है, आप सभी लोग इसे नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है जो एक सामान्य जानकारी के लिए आपके लिए ठीक होगी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके बाद अंतिम जो पॉइंट है वो अपना लास्ट पॉइंट, इसे अपन देखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकीय चिन्ह जिसे मध्य प्रदेश का लोगो कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किसी भी वेबसाइट, मध्य प्रदेश की किसी भी डॉक्यूमेंट्स, मध्य प्रदेश शासन की प्रत्येक संस्थाओं में ये लोगो आपको लगभग देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश की परीक्षा में मध्य प्रदेश के लोगों से लेकर एक क्वेश्चन तो कंपलसरी बनाना ही है। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। ऐसा है, ये लोगो मुझे ज़्यादा अच्छे से बनाना तो नहीं आया है, लेकिन मैंने कोशिश की है, बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन आप इसे कोशिश करें कि बहुत अच्छे से अच्छा बना सकें। इसलिए नहीं कि हमें परीक्षा में पूछा जाएगा, नहीं, इसलिए कि हम एक अपने मध्य प्रदेश की अलग से पहचान दे पाएँ। मध्य प्रदेश के राजकीय जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसे हम अच्छे से बनाना आता है। तो स्टडी हमेशा सर्विस के लिए नहीं, स्टडी नॉलेज के लिए भी की जाती है, राइट। फोकस करेंगे। ये है अपना 24 स्तूप आकार का एक स्तंभ गोल, राइट। उसमें ये 24 स्तूप हैं, ये देखेंगे आप, ये गिनती के 24 होने चाहिए। ये आपके 24 स्तूप हो गए। उसके अंदर एक ग्रीन कलर का
गोल चक्र है जिसमें मध्य प्रदेश शासन की कुछ नीतियां बताई हैं। जिस प्रकार ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, और नीचे लिखा रहता है उसमें सत्यमेव जयते। इधर गेहूं की बालियां होती हैं, इधर धान की बालियां होती हैं, बीच में बरगद का पेड़ होता है। बीच में किसका पेड़ है? बरगद का। उसके ऊपर अशोक स्तंभ 3 लेयर में बना हुआ होता है। राइट, तो ये अपना स्तूप हो जाएगा। राइट, इसमें स्तूप ये जो हैं वो अपने 24 ही रहते हैं। राइट, उसके बाद एक बार अपन छोटा सा रिवीजन देते हैं ताकि इस वीडियो को आप कभी नहीं भूलेंगे और आपके जो राजकीय चिन्ह है वो परमानेंट क्लियर रहेंगे। तो छोटा सा रिवीजन अपन लेके चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। राजकीय पुष्प अपन ने बताया था सफ़ेद लिली, जिसे उपलब्धता हर जगह पाई जाती है और इसके अंदर एक औषधि गुण भी होता है। उसके बाद अपन ने बताया था राजकीय पक्षी दूधराज पैराडाई फ्लाईकेचर है, शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य क्षेत्र का उत्तर पश्चिम है, मध्य प्रदेश के मालवा में। उसके बाद उसकी उपलब्धता देखेंगे अपन, जो सैलाना रतलाम के पास पाया जाता है। उसके बाद ये सुंदरपुर में भी पाया जाता है जो धार जिले में है। राइट, उसके बाद अपना राजकीय पशु अपन ने बताया था बारहसिंगा, ये ब्रिडरी जाति का है, कान्हा नेशनल पार्क में लगभग देखने के लिए मिल जाता है। राजकीय वृक्ष बताया था बट वृक्ष, इसकी पूजा की जाती है, औषधि गुण भी है इसके अंदर। उसके अलावा मुख्य बिंदु मैंने बताया था पशु पक्षी और वृक्ष को 1 नवंबर 1981 में 25वीं वर्षगांठ पर इसे मान्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद देखेंगे राजकीय नृत्य राई, बुंदेलखंड इसका मुख्य क्षेत्र रहेगा और प्रत्येक शुभ अवसर पर राई नृत्य किया जाता है। उसके बाद वेददानी और वेदूषक इसे करते हैं, मतलब लड़के और लड़कियां। राजकीय नाट्य के बारे में बताया था माछ, इसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। मालवा में भी उज्जैन क्षेत्र में यह मुख्यतः किया जाता है। विशेषता है प्राचीन संस्कृति और पौराणिक कथाओं पर यह आधारित है। उसके बाद अपन देखेंगे राजकीय जो खेल है वो मलखम्ब है, 10 अप्रैल 2013 को इसे घोषित किया गया है। अकेडमी है इसकी उज्जैन में, पुरस्कार मिलता है प्रभास जोशी के नाम से। पहली बार पुरस्कार मिला था अजय बख्तारिया को, रुपए 1 लाख का इनाम दिया जाता है और प्रशासन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होने पर प्रशासन एक सरकारी नौकरी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद राजकीय जो मछली है वो महासीर है, जिसे टोर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2011 में अप्लाई किया गया था। टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। उपलब्धता इसकी चंबल, बेतवा, नर्मदा और तवा नदियों में पाई जाती है। उसके बाद अपन ने मुख्य पॉइंट ये बताया था 2018 में खंडवा में महासीर और कलर फिश सेंटर की स्थापना की गई है। IUCN ने 2009 में महासीर को विलुप्त जाति में घोषित कर दिया है। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक मजाक में न लेते हुए आप लोग, मैंने जैसे कि आप बैठे हो, आप लोग, ये सब लोग, आप विशेष तौर से ये नोटिस करें कि जितने अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को देखेंगे उतने अच्छे तरीके से आपका जो टॉपिक है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन मैंने आपको दिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें अभी के अभी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो के माध्यम से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन वही करता है जो क्लास अटेंड करता है या पढ़ाई करता है। क्योंकि न पढ़ने वाले कभी कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि पूछने के लिए उस टॉपिक पर चर्चाएं करनी पड़ती हैं, उस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, तो उसके बाद अपने क्रॉस क्वेश्चन निकल के आते हैं, तब अपन सामने वाले से क्वेश्चन पूछ पाते हैं। तो आज का हम क्लास यही समाप्त करते हैं। कल हमारी मुलाकात होगी मध्य प्रदेश के नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस टॉपिक को क्लियर करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।